नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में बांग्लादेश में बहुत व्यापक जन प्रदर्शन हुए जिसमें 125 से अधिक लोगों की जान चली गई। इन प्रदर्शनों के पीछे का जो कारण है वो हाई कोर्ट का एक मुख्य फैसला है जिसमें उसने आरक्षण संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। साथ ही बांग्लादेश में हुए जन प्रदर्शन का भारत पर भी असर है क्योंकि भारत बांग्लादेश से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसलिए बांग्लादेश में हुई कोई भी अस्थिरता निश्चित रूप से भारत पर कोई ना कोई असर डालती है। इसलिए बांग्लादेश में पैदा हुई अस्थिरता से निश्चित रूप से भारत चिंतित होगा। बांग्लादेश में इन विरोध प्रदर्शनों के कारणों पर आज संपूर्ण रूप से हम इन फोकस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद उस अदालती आदेश को जानेंगे जिसके कारण इन विरोध प्रदर्शनों की एक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। फिर देखेंगे कि बांग्लादेश के संविधान में किस प्रकार से आरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है। साथ ही ये जो विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हुए हैं इनका कारण केवल और केवल आरक्षण नहीं है बल्कि रोजगार संबंधी समस्याएं भी हैं। तो अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति पर एक नजर डालेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं संबंधी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एक प्रभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और उस निर्णय के माध्यम से क्या बांग्लादेश में जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो बच्चे थे उनके लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में बहाल कर दी। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अपीलीय प्रभाग द्वारा इस निर्णय को कम कर दिया गया है, इस निर्णय के प्रभाव को कम कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने 21 जुलाई को कहा है कि देश की स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए जो कोटा है वो 30% से घटाकर के 5% कर दिया जाएगा और अब जो नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएगी, यानी अब जब ये योग्यता, ये जो आरक्षण है 30% से घटाकर के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए केवल 5% कर दिया गया है। अब क्या होगा कि जो 93% नौकरियां हैं वो योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। इसमें 2% जो भाग बचता है, 93 और 5 98, तो 2% भाग बचा। इसमें 2% में जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने अभी 21 जुलाई में ये फैसला दिया है और इससे बांग्लादेश में पृष्ठभूमि का निर्माण होता है कि जो व्यापक छात्र प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनमें एक विराम आए। तो लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में आपातकाल जैसे हालात हो गए थे क्योंकि 125 से अधिक लोगों की जान जन प्रदर्शनों में चली गई। छात्र समूह स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे इस 21 जुलाई के निर्णय के बाद भी, क्योंकि अभी उनके लोग जेलों में बंद हैं तो उनकी रिहाई सुनिश्चित की जानी है। साथ ही हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी भी उनकी मांग में शामिल है। तो अधिकारियों की जब तक बर्खास्तगी नहीं हो जाती और साथ ही जो लोग उनके जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन वो करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शनों की जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत का कारण था सरकारी नौकरियों में 30% कोटा को वापस लिया जाना। ये कोटा किससे संबंधित थे? ये कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो 1971 की लड़ाई में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े थे, उनके बच्चों और पोते पोतियों को सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में 30% कोटा से संबंधित था। विरोध प्रदर्शनों का जो नेतृत्व था उन युवाओं द्वारा जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों, उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में 30% कोटा को वापस किए जाने का, एक तरह से वापस स्थापित किए जाने का विरोध कर रहे थे। यानी 30% कोटा जब से बहाल किया गया था इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान से स्थिति और भड़क गई थी क्योंकि शेख हसीना ने अपने बयान में कहा था कि प्रदर्शनकारियों की तुलना उन्होंने रजाकारों से की थी। रजाकार कौन थे? रजाकार वो लोग थे जो 1971 की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में
पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे थे और उन्होंने 1971 की लड़ाई में लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो बांग्लादेश जब प्रदर्शनकारियों की तुलना प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रजाकारों से की तो पूरा का पूरा माहौल और ज्यादा खराब हो गया था उनके बयान से, और बहुत बड़े स्तर पर हिंसा की घटनाएं भी घटी थी। इसके कारण ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अदालती आदेश वो कौन सा था जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ? 5 जून को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय प्रभाग, जिसको हाई कोर्ट भी कहा जाता है, उसने एक मुकदमे में फैसला दिया और मुकदमे में उसने ये कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानियों, उनके बच्चों के लिए, उनके वंशजों के लिए 30% आरक्षण को बहाल करेगा। इस निर्णय के माध्यम से उसने 30% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल कर दिया और अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र को खारिज कर दिया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य कोटा को खत्म कर दिया गया था। यानी इस परिपत्र ने, अक्टूबर 2018 के परिपत्र ने स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे तरह की कोटा को खत्म कर दिया था। इस व्यवस्था को बहाल कर दिया इस निर्णय ने, हाईकोर्ट के इस निर्णय ने, और इसके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। 2018 का जो इस सर्कुलर का फैसला था, इसको प्रधानमंत्री शेख हसीना उस साल दिसंबर में हुए राष्ट्रीय चुनाव से पहले लेकर के आई थी और छात्र और शिक्षक इसी साल अप्रैल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें मांग की जा रही थी कि ये कोटा जो है वो 30% से घटा करके 10% पर से लाया जाना चाहिए, इसको 10% किया जाना चाहिए। तो पहले से ही इसकी एक डिमांड चल रही थी कि ये जो कोटा है इसको 10% के आसपास किया जाना चाहिए, अगर ये उपस्थित नहीं है तो 10% के पास किया जाना चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट के एक अपीलीय न्यायालय द्वारा इसको 5% कर दिया गया है। संविधान में कोटा से संबंधित क्या व्यवस्था की गई है? बांग्लादेश का जो संविधान है 1972 का, उसका अनुच्छेद 29A क्या कहता है? वो कहता है कि गणराज्य की सेवा में रोजगार या पद के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। हालांकि अनुच्छेद 29(3)A के तहत राज्य यानी स्टेट यानी देश गणराज्य की सेवा में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये सरकार का अधिकार है संविधान के अनुसार कि वो पिछड़े वर्ग के पक्ष में विशेष प्रावधान करे। बांग्लादेश की जो आरक्षण प्रणाली है ये 5 सितंबर 1972 को अधिसूचित की गई। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% सरकारी और अर्ध सरकारी पदों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये संविधान की व्यवस्था है, लेकिन इसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहा। जैसे अलग अलग सरकारों में इस नीति को लागू करने के अंतर्गत मतभेद था, तो जो सरकारें बदलती थी इस व्यवस्था को कई बार फ्रोजन किया गया, कई बार इसमें रुकावट डाली गई, कई बार इसको रोक दिया गया। नई सरकार आई तो उसने नई सिरे से इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। तो इस पूरी व्यवस्था में एक ऊपर नीचे की एक फ्लक्चुएशन की स्थिति लगातार बनी रही। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये केवल आरक्षण व्यवस्था को लेकर के नहीं हो रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था और वहां रोजगार की स्थिति को लेकर भी हो रहे हैं। बेरोजगारी का संकट बहुत व्यापक है, इसलिए बांग्लादेश के संबंध में कुछ आंकड़ों पर भी प्रकाश नजर हमें डालनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या कहता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि बांग्लादेश की 170 मिलियन यानी 17 करोड़ जनसंख्या में से 2/3 से अधिक लोग 15 से 64 वर्ष की कार्यशील आयु वर्ग में आते हैं, जिसमें से 25% लोग 15 से 29 वर्ग की आयु के बीच हैं। यानी कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिए जाने की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार हर साल 1.8 मिलियन यानी 18 लाख से 19 लाख युवा नौकरी के बाजार में शामिल होते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% कोटे के अलावा महिलाओं और पिछड़े जिलों के लिए 10% कोटा, आदिवासी समुदायों के लिए 5% कोटा, विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% कोटा है, जिससे आरक्षण 56% हो जाता है। आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में 56% है और इतनी बड़ी जनसंख्या हर साल नौकरी के बाजार में शामिल होती है। इसके कारण व्यवस्था क्या है कि जो सरकारी नौकरी है उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्थिरता प्रदान करती है, एक गारंटीकृत आय प्रदान करती है। इसलिए सरकारी नौकरियों की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश के कई निर्यात उन्मुख उद्यम जो निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो अभी भी कोविड-19 और यूक्रेन में युद्ध के कारण जो व्यवधान
एक वैल्यू चेन में पैदा हुए उससे नहीं उभर पाए हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो दूसरे सेक्टर है, सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं वो अभी भी उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर इस सेक्टर में नौकरियों के लिए युवा आ रहे हैं। तो अपने आप में एक रोजगार के बहुत बड़े संकट को ये अभिव्यक्त करता है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमें प्राप्त होता है जिसके माध्यम से जानकारी पता लगती है कि 2019-23 की अवधि में सरकारी पदों पर केवल 3.5 लाख, 3.5 लाख नियुक्तियां की गई और 5 लाख से अधिक पद रिक्त है। ये बताता है कि अगर रिक्त इतने बड़े स्तर पर पद रिक्त हैं तो वो नौकरियों की समस्या और ज़्यादा जटिल हो जाती है। जो सरकारी नौकरी बेहद ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है और साथ ही अगर नौकरियों का एक समान वितरण करना है तो निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र को भी एक समान स्तर पर नौकरियों की स्थितियां पैदा करनी होगी ताकि बहुत बड़ी जनसंख्या को, जो कार्यशील जनसंख्या है, उसको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो ये पूरे विरोध प्रदर्शन की जो समस्या है ये रोजगार से भी जुड़ी हुई है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि आईएएस ने 3 नई पहल की हैं। 3 नई पहल कौन सी है? एनवायरमेंट दिस वीक, पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक। इन तीनों प्रोग्राम के माध्यम से हम सप्ताह भर में जो भी करंट घटनाएं इन सब्जेक्ट से संबंधित हैं उनके स्टैटिक पोर्शन पर आपसे चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट दिस वीक हर शुक्रवार शाम को 7 बजे, पॉलिटी दिस वीक हर शनिवार शाम को 7 बजे और इकोनॉमी दिस वीक हर रविवार शाम को 7 बजे आना है। तो आप इस टाइम सेट कर लीजिए और इन प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।